मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं या लोगों के मन में भी ये बहुत मिथ होता है थेरेपीज़ को लेके। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर हम बच्चे को कोई थेरेपी दे रहे हैं, बच्चा स्पेशल नीड्स का है, उसे किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो हम उस पर थेरेपी दे रहे हैं तो वो कब शुरू करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के लिए थेरेपी देनी चाहिए और थेरेपी कितने समय तक चलनी चाहिए या थेरेपी बंद कब होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेके पेरेंट्स के अंदर बहुत सारे सवाल होते हैं। आज हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। थेरेपी जितनी जल्दी शुरू हो उतना अच्छा। अर्ली इंटरवेंशन इज़ द की, क्योंकि जो बच्चे के डेवलपमेंट का 0 to 6 ईयर तक का समय है वो डेवलपमेंट का गोल्डन विंडो या गोल्डन पीरियड होता है। तो जैसे ही आपको लगता है कि बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज़ हैं, यानी कि बच्चा अपनी उम्र से जो चीज़ें कर रहा है वो पीछे चल रहा है, अपनी एज के बच्चों के साथ नहीं घुल मिल पा रहा है, पीछे चल रहा है, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चे में कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ है, वो बातचीत नहीं कर पाता, बच्चे में किसी तरह की आपको कोई समस्या दिख रही है, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ दिख रही हैं, अगर इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम बिहेवियर बच्चे में दिख रहा है तो आप बच्चे का असेसमेंट कराएं और थेरेपी शुरू कर दें। ध्यान रखें कि 0 to 6 ईयर हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक गोल्डन विंडो होता है और अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो हमें रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर और जल्दी मिलते हैं। थेरेपी को डिले करने से या थेरेपी देर से शुरू करने से बच्चे में जो स्किल है, स्किल एक्विजिशन धीमा हो सकता है, यानी वो चीज़ें देर से सीखेगा। इसके अलावा बच्चे में जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बच्चे में ही कोई प्रॉब्लम है, उसके पीछे जो रियल प्रॉब्लम है उसको ना देख के दूसरी समस्याओं पे लगे रहते हैं, तो वो रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी आते हैं बच्चे और पेरेंट्स के बीच। इसके साथ साथ बच्चे में बिहेवियरल चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके थेरेपी को स्टार्ट करें। थेरेपी की कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं होती, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें कि उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए तो वो कुछ ब्रॉडली हम उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर माइल्ड डिफ़िकल्टीज़ हैं बच्चे को किसी भी बिहेवियर को लेके, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, माइल्ड लेवल पे बच्चा है, तो 3 to 6 मंथ तक उसकी थेरेपी चलनी चाहिए, तो रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं और इम्प्रूवमेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम इसके बाद भी मेंटेनेंस या फॉलो प्लान देते रहते हैं। जो मॉडरेट डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन बच्चों में, उसमें जो थेरेपी का ड्यूरेशन है वो 6 to 18 मंथ तक चलता है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने थेरेपी हफ्ते में 1 दिन दिलाई फिर 10 दिन का गैप कर लिया, फिर तो जो थेरेपी का ड्यूरेशन है विद इन वीक कम से कम 3 से 4 सेशन बच्चे को देने चाहिए, मिलने चाहिए, तब जाके उनकी जो मॉडरेट डिफ़िकल्टीज़ हैं उस पर असर पड़ना और इम्प्रूवमेंट मिलना शुरू होता है। तीसरी जो सीवियर डिफ़िकल्टीज़ हैं या डिसेबिलिटीज़ हैं या जो मल्टी डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि ADHD हो गया, ऑटिज़म हो गया, CP हो गया या ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज़, इन सब चीज़ों में थेरेपी लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन टाइम पे हमें जो थेरेपी का मॉड्यूल है, गोल है, वो चेंज करना पड़ता है और बार बार हमें हर 3 to 6 मंथ में हमें फॉलो अप लेके उसको रिवाइज़ करना होता है, उसकी प्लानिंग चेंज करनी होती है। लेकिन ये जो सीवियर डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें आप ये समझिए कि ये नहीं कि आपने 2 साल 3 साल थेरेपी की अब तो काम बंद। हो सकता है कि आप उसको सेंटर पे ना ले जाएं, किसी इंस्टीट्यूट में ना दें, लेकिन घर पे आप उन थेरेपीज़ को उसका फॉलो अप लेते रहेंगे, जो भी थेरेपिस्ट आपको सजेस्ट करता है जिन थेरेपीज़ के लिए। टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ डिपेंड करती हैं अलग अलग चीज़ों पे। जैसे अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि थेरेपी कौन कौन सी होनी चाहिए। अगर बच्चे में स्पीच या लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा देर से बोलना शुरू किया, बच्चा साफ़ नहीं बोल पाता, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर हैं, प्रैग्मेटिक स्किल्स पुअर हैं, यानी बात समझ के उसका जवाब नहीं दे पाता है, बच्चा इकोलेलिक है, आपकी सुनी हुई बातों को दोहराता है, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता, इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ होने पे स्पीच या लैंग्वेज थेरेपी दी जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे में सेंसरी इश्यूज़ हैं, बच्चे में जो लाइफ स्किल्स, डेली लाइफ स्किल्स हैं, जिसे हम ADL कहते हैं, एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, वो नहीं कर पाता, बच्चे में किसी भी तरह का कोई हाइपर एक्टिविटी है, सेंसेस को लेके इंटीग्रेशन वीक है, तो इन सब में हम उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देते हैं। इसके अलावा बिहेवियर थेरेपी, जिसमें कि बच्चे अगर टेंट्रम्स दिखाते हैं, बच्चे में अगर एग्रेशन है, बच्चा हाइपर है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उसका सोशल स्किल पुअर है, तो इन सब में हम उनको बिहेवियर थेरेपीज़ देते हैं। स्पेशल एजुकेशन या रिमीडियल थेरेपी उन बच्चों को दी जाती है जिन बच्चों को प्री एकेडमिक या एकेडमिक चैलेंजेस हो, उसको पढ़ने लिखने की दिक्कत हो, या फिर बच्चे अपने जो भी क्लास चल रहा है, जो करंट उसकी क्लास है उससे पीछे चल रहा हो, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ आने पे हम ज़्यादातर स्पेशल एजुकेशन या रिमीडियल थेरेपीज़ की सलाह देते हैं कि बच्चे को बाकी चीज़ों के साथ साथ उसको
रिमीडियल भी देना है ताकि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन हो सके, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में जा सके और बच्चा अपने एज के अनुसार प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीख सके। इसके अलावा और भी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं जो बच्चे की नीड पे डिपेंड करती हैं, जिनको ऑप्शनल थेरेपीज़ भी कहते हैं, जैसे डाइट प्लान में हो गया, म्यूज़िक थेरेपी, आर्ट थेरेपी, और भी बहुत सारी की जो हम साइकोथेरेपीज़ की बात करते हैं या हम मल्टी डिसिप्लिनरी टीम की बात करते हैं, वो सारे लोग मिलके भी बच्चे पे अलग अलग उसके डोमेन पे काम कर सकते हैं। अक्सर हम थेरेपीज़ बच्चे को जब देते हैं तो कई बार पेरेंट्स बहुत सारी चीज़ों के लिए कंफ्यूज रहते हैं, जैसे कि किसी की सुन के, किसी दूसरे बच्चे की बात को सुन के उस सेंटर पे या उस इंस्टीट्यूट पे वो थेरेपी स्टार्ट कर देना, सोशल मीडिया में देख के कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ के लिए, जैसे अगर बच्चा बोल नहीं पा रहा है तो आप बिना किसी असेसमेंट के जाते हैं और बच्चे की थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं। ये एक गलत तरीका है, क्योंकि अगर स्पीच की प्रॉब्लम है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ स्पीच या लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकता है उसको ADHD, ऑटिज़म या कोई ग्लोबल डेवलपमेंटल डिलेज की वजह से स्पीच की समस्या हो सकती है। तो कोई भी थेरेपी शुरू कराएं तो आप पहले असेसमेंट ज़रूर कराएं, जिसको हम बेस लाइन असेसमेंट कहते हैं। कई बार ऐसे भी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हम थेरेपी करा रहे हैं, अगर मैं पूछती हूँ कि क्या रिपोर्ट है या उसका पहले का कोई असेसमेंट है आपके पास, तो उनके पास कुछ भी नहीं रहता है। इवन कई बार उन्हें पता भी नहीं होता कि उन्हें कराया क्या जा रहा है। तो थेरेपी एक प्रोसेस होता है, उसका रिज़ल्ट अगर आपको लगता है कि आपने कुछ महीने 2 महीने काम किया, रिज़ल्ट मिल जाएगा, या फिर आप वेट नहीं कर पाते एक सेंटर से दूसरे तीसरे, ऐसे बार बार स्विच करने से भी बच्चे पे वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता जो पड़ना चाहिए। तो थेरेपी का इफ़ेक्ट पड़ने के लिए ज़रूरी है कि आप थेरेपी को एक सही तरीके से लें। पहले तो बेसलाइन असेसमेंट कराएं, नीड बेस्ड असेसमेंट हो, किसी प्रोफेशनल से असेसमेंट कराएं, ताकि हमें पता रहे कि बच्चे को किस वजह से कौन सी थेरेपीज़ दी जा रही हैं। उसका प्रोटोकॉल होगा, उसका प्रोसेस होगा, उसको हम कब तक चलाएंगे, कब ख़त्म करेंगे, कब चेंज करेंगे, ये सब कुछ एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो किसी भी अपने जानकारी के हिसाब से बच्चे पे काम करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। सुनी सुनाई बातों से अपने बच्चे पे वो प्रभाव देखने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं या आप चाहते हैं कि ऐसा हो, तो इसमें थोड़ी मुश्किल होती है। इसमें कन्फ्यूजन अगर है आपको, तो आप अपने किसी भी जो भी आपके आसपास हों, जो प्रोफेशनल हों, जो बच्चे के साथ काम कर रहे हों, उनसे आप ज़रूर सजेशन लें और एक असेसमेंट के बाद इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हो। थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे बच्चे के साथ तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि जो भी काम करें वो कंसिस्टेंसी उसमें बनी रहे। एक दिन आप काम करेंगे, 10 दिन का ब्रेक देंगे या 2 दिन का ब्रेक देंगे तो वो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होगा। और होम प्लान, होम एक्टिविटी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थेरेपीज़ का। अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ किसी सेंटर पे ले जाने से बच्चा ठीक हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि 70% आप बच्चे के साथ लगे हो, आप उसका पूरा रूटीन जानते हैं, आप उसकी पूरी नीड जानते हैं। आपको उसके साथ एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो आपके साथ बॉन्ड बना के उन थेरेपीज़ के साथ सपोर्ट करके बच्चे में आपको ज़रूर डेवलपमेंट दिखाई देगा।